नमस्कार। नववर्ष की शुभकामनाएं। एसपीडीएन लाइव पर एक बार फिर आपका स्वागत है और एक और जानकारी के साथ हम लोग आप लोगों के बीच आए हैं। दोस्तों, आजकल हमें BS3, BS4 और BS6 सुनने को मिलता है। ये दरअसल है क्या और सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसके मायने क्या हैं, इसको लेकर के आइए आसान भाषा में समझते हैं। एनसीआर के बेलगाम प्रदूषण को नियंत्रण में लाने के लिए पिछले माह सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने आदेश में बदलाव किया है, जिसके अंतर्गत BS4 से पहले की गाड़ियां और उनकी एंट्री बैन कर दी गई है। अब जानिए BS4, BS6, BS3 हैं क्या और इसके अलग अलग स्टेजेस क्या हैं। BS का अर्थ है भारत स्टेज, जो वाहनों के उत्सर्जन मानकों को दर्शाता है। दिल्ली की दम घुटती हवा के बीच अदालती आदेश और सरकारी कार्रवाई में BS3, BS4, BS5 और BS6 जैसे टेक्निकल टर्मों का खूब इस्तेमाल हो रहा है। रोजमर्रा के जीवन में इन शब्दों का कुछ खास प्रभाव भी नहीं और महत्व भी नहीं है, लेकिन जानकारों के अनुसार साफ हवा के लिए इन मानकों का सख्ती से पालन होना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के प्रदूषण पर रोक लगाने के अपने पुराने आदेश में बदलाव किया है और जैसा कि मैंने पहले बताया कि अब BS4 की गाड़ियों के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को लेकर अपने आदेश में संशोधन करते हुए कहा है कि अब दिल्ली एनसीआर में केवल BS4 और नए वाहनों को ही छूट मिलेगी। दिल्ली में BS4 से पहले की गाड़ियों की एंट्री बैन हो जाएगी और BS4 से पहले की गाड़ियों को दिल्ली में सीज किया जा सकता है। अब जानिए BS3, BS4 और BS5 है क्या। BS का फुल फॉर्म जैसा कि मैंने आपको बताया, भारत स्टेज। इस सदी की शुरू में 2000 में गाड़ियों के इंजन से निकलने वाले वायु प्रदूषण को देखने के लिए भारत स्टेज एमिशन स्टैंडर्ड यानी कि BS-ES की शुरुआत की गई थी। इसे भारत में वन एवं पर्यावरण मंत्रालय और जलवायु परिवर्तन के तहत CPCB ने बनाया था। कई संशोधनों के बाद वर्तमान में इसका छठा स्टेज इस्तेमाल में है और इसके अलग अलग संशोधनों में BS1, BS2, BS3, BS4, 5 और 6 स्टेज के नाम से इन्हें जाना जाता है। भारत स्टेज उत्सर्जन मानक यूरोपीय मानदंडों पर आधारित है, जिन्हें आमतौर पर हम यूरो 2 के रूप में जानते हैं। भारत में सबसे पहले BS उत्सर्जन मानक 1 अप्रैल 2000 को लाया गया था। इसे BS1 का नाम दिया गया। इसके बाद 2001 में भारत स्टेज 2, 3 2005 में और 2017 में BS4 लाया गया। अभी तक भारत में BS6 की गाड़ियां आ रही हैं। अब जानते हैं भारत स्टेज 1 क्या है। भारत स्टेज 1 के तहत उन गाड़ियों को शामिल किया गया है जो 2.72 ग्राम किलोमीटर कार्बन मोनोऑक्साइड उत्सर्जन और 0.97 ग्राम किलोमीटर हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजन ऑक्साइड का उत्सर्जन करती हैं। इसी प्रकार भारत स्टेज 2 क्या है। भारत स्टेज 2 2001 से 2010 के बीच बिकने वाली गाड़ियां भारत स्टेज 2 के तहत आती हैं। इस स्टेज में उत्सर्जन का मानदंड को बढ़ा दिया गया है। कार्बन मोनोऑक्साइड उत्सर्जन 2.2 ग्राम पर किलोमीटर और कार्बन हाइड्रोकार्बन नाइट्रोजन ऑक्साइड का उत्सर्जन 0.50 ग्राम प्रति किलोमीटर कर दिया गया है। साथ ही ईंधन में सल्फर की मात्रा को 500 ppm तक ही सीमित कर दिया गया है। अब जानते हैं भारत स्टेज 3 क्या है। दरअसल भारत स्टेज 2 के दौरान ही प्रदूषण के मामलों की बढ़ोतरी को देखते हुए नए बनने वाले वाहनों के लिए 2005 में भारत स्टेज 3 को लाया गया। यह 2010 तक चला और इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड उत्सर्जन की जो सीमा थी उसे 2.3 ग्राम प्रति किलोमीटर और हाइड्रोकार्बन नाइट्रोजन ऑक्साइड की सीमा को 0.35 ग्राम प्रति किलोमीटर डिस्चार्ज और रेस्पिरेबल सस्पेंशन पार्टिकुलर मैटर डिस्चार्ज 0.5 कर दिया गया। भारत स्टेज 4 के बारे में जानते हैं। भारत स्टेज 4 मानदंड को अप्रैल 2017 में लाया गया। इसमें पेट्रोल से चलने वाले यात्री वाहनों में 1.0 ग्राम प्रति किलोमीटर के कार्बन मोनोऑक्साइड उत्सर्जन और 0.18 ग्राम किलोमीटर के हाइड्रोकार्बन नाइट्रोजन ऑक्साइड और डीजल से चलने वाले वाहनों में 0.50 ग्राम किलोमीटर का चरम कार्बन मोनोऑक्साइड और 0.25 ग्राम किलोमीटर का
नाइट्रस ऑक्साइड और 0.30 ग्राम किलोमीटर का हाइड्रोकार्बन नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्सर्जन स्तर को तय कर दिया गया। जब मैं किलोमीटर शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं तो इसका अर्थ है प्रति किलोमीटर। इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। अब भारत स्टेज 6 के बारे में जानते हैं। यह भारत स्टेज का सबसे लेटेस्ट स्टेज है और सभी गाड़ियों में उत्सर्जन के स्तर के लिए भारत स्टेज 6 का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसे अप्रैल 2020 में लाया गया था और वैसी गाड़ियों को जो इस स्तर से नीचे की हैं उन्हें अपडेट करने की सलाह दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने CAQM के अनुरोध पर एक फैसला लिया है और पिछले माह सुप्रीम कोर्ट ने CAQM यानी कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के अनुरोध के आधार पर ही अपने आदेश में संशोधन किया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार की याचिका पर कार्रवाई करते हुए आदेश दिया था कि 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने वाहनों के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जाएगी। दरअसल जुलाई 2025 में गाड़ियों की धरपकड़ के बाद 2025 अगस्त में सुप्रीम कोर्ट ने यह राहत दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने 2025 में ही अगस्त माह में दिल्ली NCR में करीब 15 साल पुराने वाहनों के मालिकों को बड़ी राहत दी। 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर बैन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश भी जारी किया था। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ऐसे वाहन मालिकों के खिलाफ फिलहाल कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाए। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश में बदलाव कर दिया है। अब दिल्ली में BS3 स्टेज वाली गाड़ियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। कोर्ट ने पहले सभी 10-15 साल पुरानी गाड़ियों को छूट दे दी थी। अब कहा है कि BS3 को यह छूट नहीं मिलेगी। अब जानते हैं गाड़ियों की स्थिति के बारे में। गुरुग्राम में करीब 1.5 लाख से ज़्यादा BS3 की गाड़ियां हैं। नोएडा में करीब 1,40,000 के करीब BS3 की गाड़ियां हैं। गाजियाबाद में करीब 3,70,000 BS3 की गाड़ियां हैं। इन सभी गाड़ियों के दिल्ली में आने जाने पर रोक रहेगी। बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में बीते कुछ दिनों में चल रही तेज सर्द हवाओं के कारण वायु प्रदूषण में हल्की सी गिरावट जरूर दर्ज की गई है, लेकिन हालात अभी भी चिंताजनक बने हुए हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि CPCB, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति DPCC और UPPCB के विभिन्न एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशनों से मिली आंकड़ों के अनुसार दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद अधिकांश इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI 300 के पार दर्ज किया गया, जो बेहद खराब स्थिति में आता है। दरअसल गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण का मुख्य कारण है जीवाश्म ईंधन। आइए अब समझते हैं जीवाश्म ईंधन के बारे में। जीवाश्म ईंधन यानी फॉसिल फ्यूल ऐसे ऊर्जा स्रोत हैं जो लाखों साल पहले मरे हुए पेड़ पौधों और जानवरों के अवशेषों यानी कि जीवाश्मों से बनते हैं, जो पृथ्वी के अंदर उच्च तापमान और दबाव के कारण कोयला, पेट्रोलियम यानी कि तेल और प्राकृतिक गैस जैसे ईंधनों में बदल जाते हैं। ये मुख्य रूप से कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं और इन्हें जलाने पर ऊष्मा निकलती है या ऊर्जा प्राप्त होती है, जिसका उपयोग आप और हम लोग बिजली बनाने, वाहनों और घरों में मुख्य रूप से करते हैं। लेकिन ये सीमित हैं और गैर नवीकरणीय हैं, यानी कि नॉन रिन्यूएबल ऊर्जा स्रोत हैं। जीवाश्म ईंधन कैसे बनते हैं? जीवाश्म ईंधन बनने के 3 स्टेज हैं। सबसे पहला अवशेषों का जमाव, यानी कि प्राचीन जीव जंतु और वनस्पतियां जब मर जाते थे तो वे समुद्र या दलदल और तलहटी में दब जाते थे। दूसरा है दबाव और गर्मी। समय के साथ इन पर रेत, मिट्टी और चट्टानों की परतें जमती गई, जिससे अत्यधिक दबाव और गर्मी पैदा हुई। तीसरा है रासायनिक परिवर्तन, यानी कि कार्बनिक पदार्थ धीरे धीरे कोयला, तेल या प्राकृतिक गैस में परिवर्तित होते गए। प्रमुख जीवाश्म ईंधन जो है हमारे बीच, उसमें कोयला मुख्य रूप से प्राचीन पौधों से बना है। पेट्रोलियम मुख्य रूप से छोटे समुद्री जीवों से यानी कि शैवाल और प्लैंकटन से बना है, जिसमें पेट्रोल, डीजल आदि निकलते हैं। प्राकृतिक गैस जो है वो तेल के समान ही बनती है, लेकिन अधिक गर्मी और दबाव से अपघटित होती है। मुख्य रूप से इसमें मीथेन को माना जाता है। अब इनका उपयोग क्या है? इनका उपयोग बिजली उत्पादन, वाहन, घरों में गर्मी और खाना पकाने के लिए, प्लास्टिक, दवाओं और अन्य उत्पादों में निर्माण किया जाता है। अब इनसे होने वाली समस्याओं के बारे में जानते हैं। परंपरागत ईंधनों की सबसे बड़ी समस्या है कि ये सीमित हैं और खत्म हो जाएंगे, यानी कि गैर नवीकरणीय हैं। इनके जलने से CO2 जैसी ग्रीन हाउस गैसेज निकलती हैं, जो जलवायु परिवर्तन का कारण बनती हैं।
यानी कि ये उत्सर्जन के बाद पूरी पृथ्वी पर एक ऐसा आवरण बना देती हैं जिसकी वजह से जो पृथ्वी की अपनी गर्मी है उसको निकलने का स्थान नहीं बनता, जो कि ग्लोबल वार्मिंग जिसे हम कहते हैं उसका मुख्य कारण बनती है। जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें और अधिक जानकारी के लिए हमें फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।